नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरों को, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 12 बजे की सुर्खियों के साथ में। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में आज बैठकों का दौर। एनडीए और विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक। दोनों गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू। एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में की प्रेस वार्ता। कहा, बीजेपी और जनसेना से हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादे करेंगे पूरे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला। ईडी ने पिछली सुनवाई में अंतरिम जमानत बढ़ाने का किया था विरोध। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से 7 जून को गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक में लिए गए फैसले का करेंगे ऐलान। आरबीआई लगातार 8वीं बार रेपो रेट को रख सकता है स्थिर। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। हमारी भूमि थीम के साथ भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण पर केंद्रित। खेल की खबरों में आईसीसी टी20 विश्व कप में भारत आज से करेगा अपने अभियान का आगाज। भारत का पहला मुकाबला आयरलैंड के साथ। और रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से उतरेगी कोर्ट पर। तो वहीं चोट की वजह से नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल से नाम अपना लिया वापस। और ये थी प्रमुख सुर्खियां 12 बजे की। और प्रमुख सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है और इसके साथ ही एनडीए ने तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इससे पहले अलायंस के घटक दलों की बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं। चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और ऐसी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। उनके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी पटना से दिल्ली आ रहे हैं आज की इस अहम बैठक में शामिल होने के लिए। आंध्र प्रदेश में बम्पर जीत के बाद टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस वार्ता को आज संबोधित किया और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक चुनाव था। ये मेरे राजनीतिक जीवन का 10वां चुनाव था और जनता ने हमें खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने वाईएसआरसीपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में आंध्र प्रदेश में बोलने की आजादी नहीं थी, जिसका जनता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और जनसेना से चुनाव पूर्व का गठबंधन है। और साथ ही आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू आज दोपहर बाद एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली भी पहुंच रहे हैं। और दिल्ली में एनडीए की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए की बैठक हुई, जिसमें विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, कौशलेंद्र कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और चिराग पासवान समेत तमाम नेता इस दौरान वहां मौजूद रहे। इस बैठक में एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बधाई दी। एलजेपी प्रमुख ने कहा कि एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, तो वहीं दूसरा श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ
हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं मेरी पार्टी के सारे सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो एनडीए की बैठक के लिए घटक दलों के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का भी दिल्ली आना लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से भाजपा सांसद नितिन गडकरी एनडीए की बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन आज होने वाली एनडीए की इस बैठक में दिल्ली पहुंचे, जहां मुरलीधरन केरल के अटिंगल से भाजपा उम्मीदवार थे। उन्हें कांग्रेस के अदूर प्रकाश ने हराया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत पर विदेश से बधाइयों का तांता भी लगातार जारी है और इसी क्रम में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत मिलने पर बधाई दी है। लॉरेंस वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि एनडीए की लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई। सिंगापुर भारत साझेदारी को और मजबूत करने और अगले साल राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तत्पर हूं। और वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन बीते 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस ने इस बार कई राज्यों में जोरदार लड़ाई की है। कांग्रेस अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए सीटों के आंकड़े को दोगुना करने में भी कामयाब रही है। चुनाव से पहले बने विपक्षी गठबंधन ने खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में शानदार प्रदर्शन किया। फिर भी कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन के नेताओं की आज नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में गठबंधन के नेता आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं ओडिशा में विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि राज्य की जनता बदलाव और विकास की बयार चाहती है। बीते कल मिले जनादेश से ये साफ है कि ओडिशा में भाजपा सरकार बनाएगी। वहीं जिस तरह 2 दशक से ज्यादा सत्ता पर काबिज बीजेडी को जनता ने सत्ता से बेदखल किया है, उससे साफ है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ओडिशा में भाजपा के खेमे में जहां जश्न का माहौल है, वहीं पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से राज्य की सत्ता पर आसीन बीजेडी के दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा है। तस्वीरों से साफ है कि ओडिशा में जनता का विश्वास किसके साथ है। ओडिशा में अपने किले को बचाने में असफल रही बीजेडी को बड़ा झटका लगा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन से ये साफ है कि ओडिशा में केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम की छवि का खासा असर रहा। वहीं ओडिशा में बीजेपी की जीत के पीछे प्रधानमंत्री की धुआंधार रैलियों को बड़ी वजह माना जा रहा है। रैलियों के दौरान पीएम ने कई बार पहले भी बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने की बात दोहराई थी, जो अब हकीकत में बदलती नजर आई है। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। वहीं 2.5 दशक के बाद बीजेडी को सत्ता से बेदखल करने के बाद ओडिशा में भाजपा के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ की चरण पे नतमस्तक होके इस प्रकार की आशीर्वाद को बड़े भावुकता के साथ स्वीकार करता हूं।
ये आस्था, ये विश्वास 4.5 करोड़ ओडिया लोगों की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व पे है, उनकी बातों पे है। उन्होंने खुद सामने से उड़ीसा की जनता को निवेदन किया था, अब एक बार हमें सेवा का अवसर दीजिए, हम उड़ीसा को देश की 1 नंबर राज्य करके स्थापित करेंगे। हम लोग इलेक्शन से पहले ही जान गए थे कि उड़ीसा का मूड परिवर्तन के लिए जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आस्था, विश्वास लोगों का है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब आके इलेक्शन रैलीज में यहाँ पर सरकार होगा जो बोल दिए थे, तो उसमें प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत आस्था है उड़ीसा वासी के लिए, तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान लगा के उड़ीसा में काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उड़ीसा आना, केंद्र का बहुत सारा नेताओं का उड़ीसा आना, उड़ीसा के नेताओं का हर एरिया को दौरा करना आज ये रंग लाने की स्थिति में आके पहुंचा हुआ है। ओडिशा में 20 साल से ज्यादा सत्ता में काबिज नवीन पटनायक के हाथ से जिस तरह से सत्ता खिसकी है, उससे ये साफ है कि लोकतंत्र में असली निर्णय जनता ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार को एक तरफा जनादेश हासिल हुआ है, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर एक बार फिर टीडीपी का सत्ता में लौटने का रास्ता भी साफ हो गया। ये आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की 175 सीटों पर नतीजों में जिस तरह एनडीए को एक तरफा जनादेश मिला है, उससे साफ है कि इस प्रदेश की जनता अपने पसंदीदा दल को चुनने में जरा भी संशय में नहीं रही। मतगणना से पहले एनडीए और वाईएसआर-सीपी पार्टी के बीच कड़े मुकाबले का जो अनुमान लगाया जा रहा था, उसे भी एक तरफा आए नतीजों ने पूरी तरह नकार दिया। एक बार फिर सत्ता में वापसी करती टीडीपी में जश्न का माहौल है। Our priority is to protect the state of Andhra Pradesh and to continue in its existence in the country. That's why we worked out in Andhra Pradesh and we have taken the alliance with NDA like Janasena and BJP, got our victory and that was fulfilled in the state of Andhra Pradesh. People also voted in favor of the NDA partners also. आंध्र प्रदेश में 2024 में एक ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। इस ऐतिहासिक चुनाव में एनडीए अलायंस को विजय मिली है, विक्ट्री मिली है, जो कि टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का था। एक प्रकार से सुपड़ा साफ हुआ है वाईसीपी की पिछली सरकार का, जो भ्रष्ट थी, जिसने कोई भी एक डेवलपमेंट के कोई काम नहीं किए थे। और आंध्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एनडीए को चुना और साथ ही साथ एक डबल इंजन सरकार का भी उन्होंने एक फायदा लेने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को लेकर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बधाई दी। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आंध्र प्रदेश ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया है। मैं राज्य की जनता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू, पवन कल्याण गारू और टीडीपी, जनसेना पार्टी और आंध्र प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस जोरदार जीत के लिए बधाई देता हूं। हम आंध्र प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में राज्य की समृद्धि हो। आंध्र प्रदेश में पिछले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 175 में से 151 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की थी, वहीं इस चुनाव में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब जनादेश को स्वीकारते हुए जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय कैबिनेट को फेयरवेल डिनर देने की परंपरा रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केंद्रीय कैबिनेट को रात्रि भोज पर आमंत्रित करेंगी। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद नई सरकार का गठन 16 जून से पहले ही होना है, क्योंकि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। और इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ है, जिसकी घोषणा निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च को की थी।
पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को हुआ, जिसके बाद में 4 जून को नतीजे आए। और अब बात दिल्ली की, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि अदालत ने शनिवार 2 जून को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर तुरंत राहत प्रदान करने से इनकार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत आज अपना आदेश सुना सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों के तुरंत बाद मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक अब आज से शुरू होगी। 7 जून को आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए फैसलों का ऐलान करेंगे। जानकारों को उम्मीद है कि एमपीसी दर में कटौती से परहेज कर सकती है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि जोर पकड़ रही है। अगर 7 जून को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाता तो ये यथास्थिति बनाए रखने का 8वां मौका होगा। गौरतलब है कि फिलहाल रेपो रेट फरवरी 2023 से 6.5% पर ही कायम है। आरबीआई ने अपनी बोर्ड बैठक में सरकार को साल 2023-24 के लिए 2,10,000 करोड़ का लाभांश जारी करने का भी फैसला लिया था। और वहीं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि पिछले 5 वर्षों की औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है, जिसमें चावल 1,367 लाख मीट्रिक टन, गेहूं 1,129.25 लाख मीट्रिक टन, मक्का 356.73 मीट्रिक टन, श्री अन्न 174.08 लाख मीट्रिक टन, तुर की दाल 33.85 लाख मीट्रिक टन और चना 115.76 लाख मीट्रिक टन है। वहीं कुल तिलहन 395.93 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और एमएमके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड में अधिग्रहण से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने सिंट्रा की ओर से दी है। ये रणनीतिक अधिग्रहण भारतीय अवसंरचना क्षेत्र में भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार करेगा। ये मंच देश में कुशल और टिकाऊ परिवहन समाधानों की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप होगा। साथ ही आपको बता दें कि इस अधिग्रहण में सिंट्रा एसपीवी 1 की ओर से निजी इन्विट में कुछ व्यावसायिक रूप से निर्धारित किए गए अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जारी और बकाया यूनिट होल्डिंग का लगभग 24% का भी अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहण को सिंट्रा एसपीवी 2 की ओर से किया जाएगा। इसमें निजी इन्वेट के आईएम के निदेशक मंडल में एक निदेशक को नामांकित करने का भी अधिकार शामिल है। इसके साथ ही लगभग 24% इक्विटी शेयरधारिता का एक साथ अधिग्रहण भी इसमें शामिल है। और वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में एक पौधा लगाया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम कैंपेन की भी शुरुआत की है। ये देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने का अपनी तरह का एक अनूठा जन आंदोलन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरित आंदोलन की नींव रखी। साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया, पर ये मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है। आज से उन्होंने एक बहुत बड़े हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है। एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है एक पेड़ माँ के नाम, हम धरती को अपनी माँ मानते हैं, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि अपनी माँ के नाम पर या माँ को साथ खड़ा करके, अगर माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है तो उनको खड़ा करके उनके साथ ये पेड़ लगाना है।
तो आपको बता दें कि 5 जून जो कि आज है और आज के दिन पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार पर्यावरण दिवस की थीम लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलेंस यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण में समुद्री प्रदूषण, जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर लोगों को जागरूक करता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से स्टॉकहोम सम्मेलन में लिया गया था। इस सम्मेलन की थीम पर्यावरण संरक्षण थी। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1974 में मनाया गया था और साल 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम एक पृथ्वी थी। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम खुद को याद दिलाएं कि धरती माता की रक्षा करना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं। साथ ही उन्होंने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा कि जलवायु परिवर्तन जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है, खासकर कमजोर समुदाय में। आइए हम स्थिरता के आधार पर एक बेहतर और हरित दुनिया के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करें। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दी है। जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर बधाई। मानवता और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही स्थायी जीवन का आधार है। हमारी सभ्यतागत परंपराएं हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य का जीवन जीने में मार्गदर्शन करती हैं। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पूरा विश्व मना रहा है और आइए पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार संस्कृत वाक्य के प्रति सदैव जिज्ञासु मति वाले छात्रों और साधारण नागरिकों के हिमालय अभियान से संबंधित हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये खास रिपोर्ट। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। सुविस्तृत सुरम्य प्रकृति या पारिस्थितिकी, जहां भारतीय संस्कृति अपनी अतुल्य ज्ञान परंपरा द्वारा युगों युगों से ब्रह्म भाव या अध्यात्म भाव का दर्शन करती और संसार को इसका दिग्दर्शन कराती रही है, जिसका एक अत्यंत प्रखर और शिखरस्थ उदाहरण हिमालय है, जो देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः इस प्रसिद्ध संस्कृत सूक्ति के साथ अपनी पारिस्थितिकी द्वारा वैश्विक पर्यावरण और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से एक आदर्श स्वच्छ प्रकृति प्रदान कर समग्र वातावरण या पर्यावरण को संशुद्ध करता रहा है। वस्तुतः पर्यावरण के प्रति उपभोगवादी दृष्टि से कहीं दूर आध्यात्मिक भावनाओं और विचारों का उत्कृष्ट एवं प्रखर प्रवाह भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अनन्य विशेषता है और इसी विशेषता को अपेक्षया पर्यावरण विमुख आधुनिक युग में लोगों द्वारा आत्मसात कर जीवन यापन करना आज संपूर्ण मानव जाति की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। इसी क्रम में मुख्यतः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और संस्कृत भारती शिवमोग्गा जैसे संस्कृत संस्थानों के छात्रों तथा सर्वसाधारण नागरिकों द्वारा देवतात्मा हिमालयः भारतात्मा ही संस्कृतम इस प्रबल उद्घोष के साथ हिमालय आरोहण कर न केवल संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु कुछ अलग ही किया गया, बल्कि प्राकृतिक सुषमा की सुरक्षा इस विषय को संवेदनशीलता के साथ भी रखने का काम किया गया। इस वर्ष प्रथमतः हमारे छात्रों को हिमालय के कुल्लू मनाली के पास चंद्रखानी पास में पर्वतारोहण का अवसर मिला। इस पर्वतारोहण का दो मुख्य उद्देश्य था, एक तो हमारे संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, दूसरा हिमालय का संरक्षण का संदेश देना और पर्यावरण संरक्षण से संस्कृत भाषा विकास को जोड़ना। क्षतिर्वारी हविर्भुक्ता वायुराकाशे एव च स्थूलभूता इमे प्रोक्ताः पिंडोयम पांचभौतिकः
निस्संदेह पर्यावरण संरक्षण की मनोदशा और अपेक्षित अन्य दशाओं और दिशाओं को हृदयंगम करते हुए इस संबंध में यह हिमालयीय संस्कृतिगत और पर्यावरण परक अभियान लोगों में भारतीय संस्कृति की आदर्श स्थिति एवं समुचित पारिस्थितिकी प्रबोध से अन्वित संस्कृत वाङ्मय के प्रति जनमानस को और अधिक आकृष्ट कर सकेगा। देवतात्मा भारतात्मा। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और चलिए बात अब ओडिशा की, जहां पर आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए रेत से ये बेहद ही सुंदर कलाकृति बनाई है और इस कलाकृति के जरिए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100। सहयोगी गौरव श्रीवास्तव के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।